दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का 3rd चैप्टर वैद्युत रसायन। और लास्ट क्लास में दोस्तों हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी क्रम को आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और कल से नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने स्टार्ट करेंगे। तो आज और बुक के क्वेश्चन करते हैं। आप बुक के क्वेश्चनों को किया करो दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से बात बढ़ाते हैं। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 6। और वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 तक मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से समझना। निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए निम्न धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है और समझ में आ जाएगा आपके तो बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाएगा ये। और धातु दे रखी है Al, Cu, Fe, Mg और Zn। तो ये मैंने बुक का क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। निम्न धातु, ये धातु दे रखी है, को उस क्रम में व्यवस्थित करना है। उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। इनके लवणों के विलयनों में से एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती हैं। अच्छा, अपन ने एक अनुप्रयोग पढ़ा था वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, 3rd अनुप्रयोग। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का 4th अनुप्रयोग पढ़ा था, 4था। लवण के जो आयन था, लवण की धातु का प्रतिस्थापन, ये पढ़ा था। तुम्हें पता है इसमें सबसे कम मानक अपचयन विभव किसका है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लीजिए। इनमें सबसे कम मानक अपचयन विभव जो है वो मैग्नीशियम का है। लेके बारात काना मजे Mg। जब मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम है तो यह धातु अन्य सभी धातुओं के, अन्य शेष चारों धातुओं के लवणों में से इसके धनायनों को प्रतिस्थापित कर देगी। नहीं कर देगी क्या भाई? समझो मेरी बात। जैसे एक एल्यूमिनियम का लवण है AlCl3, तो उसमें Al+3 आयन होंगे, तो मैग्नीशियम धातु Al+3 आयनों को प्रतिस्थापित कर देगी, क्योंकि मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम है। ये मैंने बताया था। वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम होता है, वह धातु लवण के धनायन को प्रतिस्थापित कर देती है। तो मैग्नीशियम धातु का मानक अपचयन विभव सबसे कम है, तो वो अन्य सभी धातुओं के लवणों को, अन्य इन चारों धातुओं के लवणों को, लवणों से इनके धनायनों को प्रतिस्थापित कर देगी। सही है? तो इसमें सबसे ये आ गया, तो प्रतिस्थापित करती है, इस क्रम में व्यवस्थित करवा रहा है वो।
तो प्रतिस्थापित सबसे अधिक करने की क्षमता कौन रखती है? मैग्नीशियम। या जैसे कह लो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है? नहीं होती। भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो सक्रियता श्रेणी भी है, मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा हूं, इसमें जो धातु ऊपर उपस्थित है वह अधिक क्रियाशील है, तो वो अधिक क्रियाशील है तो अन्य धातुओं को प्रतिस्थापित कर देगी उनके लवणों से। तो मैग्नीशियम आ गया क्रम, मैग्नीशियम से कम आ गया एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका मैग्नीशियम का मानक अपचन सबसे कम है, उससे अधिक एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम शेष तीनों धातुओं कॉपर, आयरन और जिंक के लवणों से इनके धनायनों को प्रतिस्थापित कर देगी। फिर एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी देखो, MgAl, और एल्यूमिनियम के बाद आएगा आयरन, नहीं वहां के बाद आएगा जिंक। मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और अंत में छापा। तो ये क्रम आ जाएगा भाई। तो एक दूसरे को उसके लवणों के विलीनों से प्रतिस्थापित करती है, इस क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित करने की क्षमता मैग्नीशियम में होगी, क्योंकि इसका मानक अपचन सबसे अधिक है, और इन पांचों में सबसे कम मानक अपचन इसका है। जिस धातु का मानक अपचन कम होता है वो लवण के धनायन को प्रतिस्थापित कर देती है, उस कंसेप्ट पर आधारित है ये। तो दोस्तों दिमाग से समझो और कंसेप्ट को समझो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो अति लघुत्तरात्मक बढ़े, अब आएगा लघुत्तरात्मक, जिनके आंसर आपको समझने होंगे, लिखा नहीं सकते हम। इसके बाद लघुत्तरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये वीडियो आपके सामने पड़ी हुई है, जब चाहे इसे देख सकते हो। अगला लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक का पहला, एक निकाय है, निकाय समझो ढंग से मेरे शब्दों को, और निकाय यह है Mg+2/Mg, मतलब ये कोई सेल आरेख दे रखा है, बीच में ऑब्लिक लग रहा है, इसका मतलब सेल आरेख। और ये आप बताइए एनोड का सेल आरेख है कि कैथोड का है? लड़के ने कहा कैथोड का सेल आरेख है, क्योंकि कैथोड का जब सेल आरेख लिखते हैं पहले आयन और बाद में धातु, एनोड के सेल आरेख में पहले धातु बाद में आयन। तो एक निकाय है जो कैथोड है, कैथोड है, कैसे पता लगा कि ये कैथोड का सेल आरेख है? क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कैसे ज्ञात करोगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कैसे ज्ञात करोगे? क्लियर? तो आपको सीधी सी भाषा में कहूं तो एक इलेक्ट्रोड दिया है, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा दिया है? कैथोड दिया है, और आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका ज्ञात करना है। क्लियर? मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब मानक अपचन विभव। कैसे ज्ञात करोगे? नैन शर्ट नहीं लगा सकते, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ढंग से सुनो, बात को समझो। इसका आंसर इस तरह से देंगे कि इस निकाय का किसके साथ? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। आपको ध्यान होगा, किसी निकाय का विद्युत वाहक बल, किसी निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प लेंगे। तो इस निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस निकाय का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, मैं फटाफट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या निर्मित करते हैं? सेल निर्मित करते हैं। सही है? इस निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा है उसने, और उसको ज्ञात करने के लिए इस निकाय का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल निर्मित करते हैं। सही है?
विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, पूरा लिख लेना। विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, और ये सेल, ये निकाय है कौन उसमें? कैथोड का। लिख लोगे, यह निकाय कैथोड का, उसने दिया है ना भाई, उसने दिया है ये कैथोड का सेल आरेख है, तो ये निकाय कैथोड का। वह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करता है? एनोड का। समझ गए मेरी बात? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, ऐसे लिख देंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। और फिर लिख दोगे, निम्न सूत्र की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। और वो सूत्र कौन सा है? ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सही है? कैथोड ये हो गया, और ई नोट एनोड का मान कितना रखोगे? 0, क्योंकि एनोड का काम कौन कर रहा है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका मानक अपचयन है 0। तो हमें सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, तो आगे लिख दोगे, हमें सेल के विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल के बराबर कैथोड का, निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है। नहीं? तो आप ये सूत्र लिखोगे, और सूत्र लिख करके भाई इसका एनोड का तो 0 हो गया ना, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैथोड के अपचयन विभव के बराबर होगा। हमें कैथोड का अपचयन विभव भी तो पूछा है, वो किसके बराबर आएगा? लिख देना, कैथोड का अपचयन विभव सेल के मानक विद्युत वाहक बल के समान आता है। तो इस निकाय का मानक अपचयन विभव, इस निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा? सेल के मानक विद्युत वाहक बल के बराबर। भाई आप इसी तरह लो, ये क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे? मेरी बात को दोबारा सुनो, ये आपके सामने क्वेश्चन आया तो इसी तरह से करोगे। कैसे करोगे? कि दिए गए निकाय का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल निर्मित कर लेते हैं, और निर्मित सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। सही है? अच्छा, दिया गया निकाय कैथोड है, वह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है, अतः निम्न सूत्र की सहायता से सेल का विद्युत, निम्न सूत्र की सहायता लेते हैं। ये सूत्र लिख दिया, समझ गए? इसमें इसका मान रख दोगे 0, सहायता लेते हैं इतना लिख देना, और नीचे लिख देना एनोड का मानक अपचयन विभव 0 है, अतः कैथोड अर्थात निकाय का मानक अपचयन विभव सेल के मानक विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त होता है। अपनी भाषा खुद बनाइए, सामने वाले को समझाइए, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, बड़े आंसर होंगे थोड़े इनके, तो वो तो आपको समझने होंगे कैसे लिखना है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कैसे दोगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब लघुत्रात्मक क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े आंसर बड़े होंगे, हर कोई को ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, आप समझिए, वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है पीएच बराबर 10 के बिलियन, ये आपको करा दिया गया है इसलिए दोबारा नहीं कराएंगे। पीएच बराबर 10 के बिलियन वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की परिकलन कीजिए। अरे पीएच बराबर 10 वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है, ये क्वेश्चन आपको पहले करा दिया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सेल का ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मैं लिख देता हूं, एक सेल दे रखा है, उसका ई सेल ज्ञात करवा रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है।
दिया गया है ई नोट सेल, वो ई नोट सेल दिया है, ई नोट सेल दे रखा है 8.05 वोल्ट, ये मानक विद्युत वाहक बल दे रखा है, और निम्न अभिक्रिया दे रखी है Ni प्लस 2Ag प्लस, और कोष्टक में दे रखा है 0.002 m, तो इसकी सांद्रता होगी ये Ag प्लस आयनों की। फिर Ni प्लस 2, और कोष्टक में दे रखा है 0.16 m या 0.160 m प्लस 2Ag, तो ये अभिक्रिया दे रखी है, और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करवा रहा है। आपको पता लग गया नैनसर्ट का क्वेश्चन है, कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ई नोट सेल ज्ञात करते हैं, वो दे ही रखा है। उसके बाद क्या करते हैं, सेल अभिक्रिया, वो भी दे रखी है। सेल अभिक्रिया ज्ञात ही तो करते हैं, पहले एनोड की अभिक्रिया लिखते हैं, फिर कैथोड की लिखते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। सेल अभिक्रिया भी दे रखी है, तो डायरेक्ट नैनसर्ट लगा लीजिए। अब क्या करना है, ई सेल बराबर ई नोट सेल, ये नैनसर्ट लगेगी, माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 उत्पादों की सांद्रता। उत्पाद कौन कौन से है देखना थोड़ा सा, एक तो Ni प्लस 2 और एक Ag, उत्पादों की सांद्रता। गुणांक घातों में Ag का गुणांक 2 है, वो घात में चला जाएगा, बटे क्रियाकारकों की सांद्रता। निकिल की सांद्रता, क्रियाकारक Ag प्लस, गुणांक घात में, यही हो जाएगा ना नैनसर्ट। अच्छा, ई सेल ज्ञात करना है आपको। ई नोट सेल का उसने मान दिया है 1.05, मैं नहीं करूंगा, आगे आपको करना है। माइनस 0.0591 अपॉन n, n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मूल, यहां से पकड़ लो, Ni से Ni प्लस 2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो n का मान 2 ही तो आएगा। या यहां से देख लो, 2Ag प्लस, जब 2Ag बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 ही ग्रहण करे, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मूल कितने हुए, 2 हुए, n का मान आएगा 2। ध्यान से देख लेना, n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मूल, Ni से Ni प्लस 2 बनने पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag प्लस 2Ag बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है 2। log 10 उत्पाद, देखो ठोस अन्य तो अपन हटा ही देते हैं, उनकी कोई सांद्रता नहीं होती, Ag और Ni कोई सांद्रता नहीं होती। Ni प्लस 2 की दे रखी है 0.160 है, बटे Ag प्लस की ये लिख रही 0.002 घात कितनी है, 2 है। अब देखते हैं कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है क्या, कैलकुलेशन ही तो करनी है अब मात्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट में सेंड करें। आपको समझ गया, ई सेल दे रखा है, ई नोट सेल दे रखा है, अभिक्रिया दे रखी है, डायरेक्ट नैनसर्ट लगाई मैंने, क्योंकि हमको नैनसर्ट लगाने से पूर्व एक तो ई नोट सेल ज्ञात करना होता है, वो इसने दे ही रखा है, एक हमको अभिक्रिया की जरूरत पड़ती है, वो अभिक्रिया दे ही रखी है, तो आप डायरेक्ट नैनसर्ट लगा सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डाल करके। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेल जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ लो, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक सेल जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया क्या दे रखी है, ये लिख रही 2Fe प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2I माइनस, और इससे बना 2Fe प्लस 2 प्लस I2, ये अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। और हमें ई नोट सेल दे रखा है, ये ई नोट सेल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल
ये दे रखा है 0.236 वोल्ट और कह रहा है डेल्टा जी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक तो डेल्टा जी नॉट और साम्य स्थिरांक केसी का परिकलन कीजिए। ये दोनों ज्ञात कर पाए हैं। देख लो क्वेश्चन बेटा, शैल अभिक्रिया है, ये शैल का मानक विद्युत वाहक बल दे रहा है और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और केसी ज्ञात करवाया है। तो देखो पहले तो हमें डेल्टा जी नॉट निकालते हैं। इधर करता हूं। डेल्टा जी नॉट ज्ञात करने का फॉर्मूला है -NF E0 शैल, पढ़ा होगा गिब्स मुक्त ऊर्जा में। डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है -NF E0 शैल। डेल्टा जी नॉट बराबर n का मान, n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मोल। देखो एक Fe+3 एक Fe+2 बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? एक। भाई +3 आवेश एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ही तो +2 रहेगा। जब एक Fe+3 एक Fe+2 बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 2 Fe+3 जब 2 Fe+2 बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, मतलब n का मान 2 है। यहां से निकाल लो 2I- I2 बनाएंगे, यहाँ I2 का आवेश 0 हो गया। एक I- I बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2I- जब 2I बनाएंगे I2 मतलब जिन पर आवेश 0 है 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। तो यहाँ n का मान 2 है। n निकालना सीखो। n त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन ही तो है। n का मान आ गया कितना? 2। फैराडे का मान रख दिया 96,500 और E0 शैल दे रखा है 0.236। सही है। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, मतलब ऊर्जा ही तो है। ये मात्रक आएगा इसका जूल प्रति मोल, मात्रक भी याद रखना। और आंसर जगह खाली छोड़ रहा हूं, सॉल्व करके निकाल करके कमेंट में डाले। जूल प्रति मोल में आएगी, ध्यान रख लेना। मात्रक डेल्टा जी का ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल प्रति मोल, जूल मोल इनवर्स। जो आंसर आए वो लिख देना। नेगेटिव में आए नेगेटिव में सही, आपको तो आंसर लिखना है। क्लियर? क्योंकि ये परिवर्तन है और परिवर्तन तो नेगेटिव में आ सकता है। सही है। ऊर्जा नेगेटिव में नहीं होती पर परिवर्तन नेगेटिव में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा डेल्टा जी नॉट। अब हमें केसी और ज्ञात करना है। मैंने केसी के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको पिछली क्लास में। मैंने फॉर्मूला बताया था log 10 केसी बराबर log 10 केसी बराबर n E0 शैल, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था। बटे में था 0.0591। तो log 10 केसी निकालो, n E0 शैल बटे 0.0591। ये लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मोल 2। E0 शैल का मान है 0.236 बटे 0.0591। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। log केसी आएगा, जबकि पूछा क्या गया है केसी। तो क्या आंसर आता है हम निकालते हैं, कोशिश करते हैं। देखो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। मान लो आपके पास, ढंग से सुनना, इसको सॉल्व किया और आपके पास केसी का मान लो आ गया 4.67। ये log केसी आ गया। मुझे नहीं पता, मैं तो आईडी से समझा रहा हूं। आपके पास ये आ गया log केसी का मान। तो केसी का मान कितना है? केसी का मान है 10 की पावर 4.67। तो केसी बहुत आराम से निकल जाएगा ना। आप तो log केसी निकालो। अरे यार, log 100 का मान कितना होता है? 2। तो 10 की पावर 2 बराबर 100। तो 10 की पावर 4.67 बराबर केसी। तो केसी क्या हुआ? केसी आराम से निकल जाएगा भाई। log केसी आपका मान लो 4.67 आ गया, तो केसी का मान निकाल देना, कितना आएगा?
क्लियर? इसका आंसर भी आप अगर सेंड कर सको तो बहुत अच्छा होगा। पहले log KC निकालना और KC निकालने के लिए 10 की जो भी आए उसे 10 की घात में पहुंचा देना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वीडियो को पॉज कर लिया करो, मेरे कहने का इंतजार मत करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जल का लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम जल का, ये है मोलर चालकता। लैम्डा नॉट एम ज्ञात करने का, नोट लग रहा है तो ये अनंत तनुता पर बात कर रहा है। देखो नोट लग जाए चाहे ऐसे 2 जीरो लगा दे, इसका मतलब अनंत तनुता। तो जल की अनंत तनुता पर लैम्डा नॉट एम ज्ञात करने का तरीका बताइए। क्वेश्चन का मतलब समझे करो। वो कह रहा है तरीका बताइए, जल का लैम्डा नॉट एम निकालना है, मतलब जल का अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है। जल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका बताइए। मैंने कहा, अब सुनो आप ढंग से, जल जो है एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है, ध्यान रख लेना। जल मतलब बहुत कम टूटता है, किसमें? H प्लस और OH माइनस में। 100% नहीं टूटता। जल में H प्लस और OH माइनस बहुत कम होते हैं। आपको बताइए, जल में H2 अणु होते हैं, H प्लस और OH माइनस बहुत कम होते हैं, मतलब जल का बहुत कम वियोजन होता है। जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। तो कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग पढ़ाया था, किसकी? दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है? आपको 3 बिलियन लेने हैं। ध्यान आ गया क्या? जल एक, चूंकि लिख सकते हो इसमें आंसर में, चूंकि जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, अतः हम कोलराउस के नियम की सहायता से, या आप डायरेक्ट लिख दो, जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, अतः जल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम 3 बिलियन लेते हैं। 3 प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए, एक ऐसा जिसमें जल का धनायन हो H प्लस, एक ऐसा जिसमें जल का ऋणायन हो OH माइनस, और एक ऐसा जिसमें CS आयन हो। तो 3 बिलियन लेंगे। लिख सकते हो, चूंकि जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, अतः जल के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए HCl, NaOH और NaCl के 3 अनंत तनु बिलियन लेते हैं। पहला बिलियन ऐसा लिया है जिसमें दुर्बल का जल है ना, जल जिसमें दुर्बल का धनायन हो, दूसरा जिसमें ऋणायन हो, तीसरे में शेष आयन हो। तो आगे लिखोगे HCl और NaOH बिलियन की मोलर चालकता जोड़ करके जब NaCl की घटाओगे आप NaCl के बिलियन की मोलर चालकता, तो Na और Cl की तो कट जाएगी, आपको बताया है मैंने, और जल की बच जाएगी। तो आगे क्या करना है? पहले और दूसरे मतलब HCl और NaOH के बिलियन की मोलर चालकता जोड़कर NaCl के बिलियन की मोलर चालकता घटाने पर जल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि जल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका। जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है तो कोलराउस के नियम की हेल्प लेनी है, कोलराउस के अनुप्रयोग की हेल्प लेनी है। और आपको पता है किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए 3 बिलियन लेते हैं। पहला बिलियन ऐसा जिसमें दुर्बल का धनायन हो, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन, दूसरा बिलियन जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन, और तीसरा बिलियन जिसमें पहले और दूसरे बिलियन के शेष आयन हो। पहले और दूसरे बिलियन की मोलर चालकता जोड़ करके तीसरे बिलियन की मोलर चालकता घटाने पर हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, आज स्पीड थोड़ी ज्यादा है ताकि क्वेश्चन फटाफट हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 0.025 ये आपको करा दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी बता दिया गया है इसलिए नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया में, अभिक्रिया ये दे रखी है Cr2O7 - 2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न अभिक्रिया में Cr2O7 - 2 आयनों के 1 मोल, ये कितना लिया? 1 मोल के अपचयन के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, मतलब कितने आवेश की आवश्यकता होगी। आवेश पूछा है। 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल Cr2O7 के अपचयन के लिए 6 मोल, एक के लिए 6 तो 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। सीधी सी बात है, 6 फैराडे आवेश चाहिए। भाई 1 मोल के लिए कितना आवेश चाहिए? 1 मोल Cr2O7 - 2 के अपचयन के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। रिएक्शन दे रखी है तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? 6 फैराडे। 6 फैराडे आवेश चाहिए। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश, तो 6 मोल 6 फैराडे आवेश। तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। 6 × 96,500 कूलाम आंसर आ जाएगा। जितना भी आए क्वेश्चन नंबर 6 डाल करके आंसर सेंड करें। नहीं आई समझ में? आ गया होगा। अरे 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे आवेश चाहिए, और 6 फैराडे मतलब 6 × 96,500 कूलाम आवेश चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर सेंड कर देना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? सॉरी, ये 6 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर था 8। 6, 7 तो हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की क्रियाविधि, चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए। मतलब आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के सहायता से सीसा संचायक सेल का पूरा वर्णन करना है, पर चार्जिंग के समय नहीं, डिस्चार्ज के उसके चार्जिंग के समय वर्णन करना है। जब चार्ज हो रहा हो वो, तो आपको दोस्तों क्या करना है? पूरा वर्णन उसी तरह से सेल का चित्र बनाइए, पूरी सब बात लिखिए, इसमें क्या क्या काम आया है। अब एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया लिखोगे तो जो मैंने लिखाई है उससे उल्टी लिखनी है। मैंने ऐसे लिखाई है, आपको ऐसे लिखनी है। मतलब अभिक्रिया इधर से इधर की ओर लिखनी है, उल्टी चलानी है, क्योंकि ये चार्जिंग हो रही है। एनोड की लिखनी है, कैथोड की लिखनी है, और उनको जोड़ करके सेल अभिक्रिया लिखनी है। मैंने ऐसे लिखाई है आपको। एनोड की अभिक्रिया मान लो ऐसे लिखाई है, A + B से बन रहा है C + D, तो आप उल्टी लिखनी है। एनोड की अभिक्रिया लिखनी है C + D से बन रहा है A + B, क्योंकि एनोड पर उल्टी अभिक्रिया चलेगी अब चार्जिंग के दौरान। मैं अपने आप को डिस्चार्ज के समय लिखाई है, ये चार्जिंग के समय लिखवा रहा है। तो ये एनोड की हो गई। ऐसी कैथोड की को उल्टा कर देना और सेल अभिक्रिया को भी उल्टा लिख देना, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर, नीचे मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं। मानक अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड विभव मतलब अपचयन विभव, इनकी अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या दिया है? धातुओं को उनकी अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है। धातुओं को मानक अपचयन विभव दिए हैं और कह रहा है धातुओं को उनकी अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दिया क्या है? ये दिया है K+K, मतलब अपचयन विभव दिया है पोटेशियम का -2.93 वोल्ट। Ag+/Ag, मतलब अपचयन विभव दिया है Ag का
0.80 वोल्ट, Hg प्लस 2/Hg, पारे का अपचयन विभव दिया है 0.79 वोल्ट, Mg प्लस 2/Mg, मैग्नीशियम का अपचयन विभव दिया है -2.37 वोल्ट, और Cr प्लस 3/क्रोमियम, क्रोमियम का दिया है -0.74 वोल्ट। और धातु जो है, इसमें धातु दिख रही है, ये धातु, इनको अपचयक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करवा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, अपचयक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में। मतलब पहले वो लिखना है जिसकी अपचयक क्षमता सबसे कम है। तुम्हें पता ही है मानक अपचयन विभव जो होता है एसआरपी, वो ऑक्सीकारक गुण के समानुपाती और अपचायक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पढ़ाया था मैंने आपको। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला अनुप्रयोग, मानक अपचयन विभव ऑक्सीकारक गुण के समानुपाती होता है और अपचायक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले वो लिखना है अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में, सबसे पहले वो लिखना है जिसका अपचायक गुण सबसे कम हो। अपचायक गुण सबसे कम उसका होगा जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा। तो मानक अपचयन विभव इनमें सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक 0.80 है। इससे भी अधिक है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले आ गया Ag, इसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होने की वजह से इसके अपचायक गुण सबसे कम होंगे। हमें अपचायक गुण के बढ़ते क्रम में लिखना है। अब Ag के बाद Ag से कम मानक अपचयन विभव Hg का है 0.79। सही है। अब Hg से ज्यादा किसका है? Hg से अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा है? जिसका मानक अपचयन विभव इससे कम हो। 0.79 से कम तो मुझे लग रहा है 0.74 माइनस के। और इससे भी कम माइनस के 0.74 मतलब क्रोमियम, और इससे कम ये लग रहा है माइनस के 2.37, और सबसे कम ये लग रहा है 2.93। माइनस का है ये, अरे माइनस के 2.93 और माइनस के 2.37 में ये छोटा है। तो सबसे कम इसका अपचयन विभव है पोटेशियम का। तो सबसे कम अपचयन विभव होने पर सबसे ज्यादा अपचायक गुण पोटेशियम में होंगे। क्लियर? समझ लो भाई, बुद्धि लगाओ दोबारा से। क्या किया है भाई? इसने कहा है अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? जिसकी अपचायक क्षमता सबसे कम हो। अपचायक क्षमता सबसे कम उसकी होगी जिसका मानक अपचयन सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक यही तो होगा, 0.80 तो सबसे बड़ा मान है, समझिए। और लास्ट में वो आएगा जिसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा, मतलब इसका मानक अपचयन सबसे कम इसका है पोटेशियम का। तो इस तरह से दिमाग लगा करके करना है। क्वेश्चन तो बड़ा सरल है, पर क्वेश्चन में कंसेप्ट और खोपड़ी लग रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसको आप कर नहीं सकते, बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, पर मैं समझाता हूं। इसमें एक गलती की है इसने। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव, मतलब E0 सेल ज्ञात करवा रहा है, मानक सेल विभव। सही है। ये E0 सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करवा रहा है। समझो उसका मतलब, मानक सेल विभव। सही है। सेल के लिए ज्ञात करवा रहा है तो सेल का तो E0 सेल ही ज्ञात करवाएगा। इलेक्ट्रॉन होता तो हम मान सकते थे कि अपचयन विभव ज्ञात करवा रहा है। और इसके लिए अभिक्रियाएं दे रखी है। पहली अभिक्रिया 2Cr प्लस 3CD+2 ऑब्लिक 2Cr प्लस 3 प्लस 3CD
और क्या ज्ञात करवा रहा है, ई नॉट सेल। लड़का कह रहा है बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मैंने कैसे साहब, ई नॉट सेल ज्ञात करने का तरीका होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने फिर इस गधे ने क्या गलती की है कि साहब डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, कैथोड और एनोड का क्या देना चाहिए था इसको, मानक अपचयन विभव। कैथोड का काम कौन कर रहा है, रिएक्शन देख करके आप पहचान सकते हो। क्रोमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्रोमियम तो किसका काम कर रहा है, एनोड का, और कैडमियम का अपचयन हो रहा है आवेश +2 से 0, तो ये कैथोड का काम कर रहा है। तो आपको एनोड और कैथोड के मानक अपचयन विभव देने चाहिए थे, नहीं दिए, कोई बात नहीं। किताब में एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी बन रही है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो मानक अपचयन विभव की श्रेणी तो है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आप वहां से क्रोमियम और कैडमियम के मानक अपचयन विभव नोट करेंगे और यहां उसको सॉल्व करके ई नॉट सेल ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं कितने जने करके आंसर बता सकते हैं। भाई यहाँ तो बुक है, लड़का बुक में से तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसने क्यों नहीं दिए, क्योंकि बुक में अंदर वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है जिसमें मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। तो कैथोड और एनोड के आपको, कैथोड किसका है, कैडमियम का, एनोड किसका है, क्रोमियम का, वहां से नोट कीजिए, इसमें रखिए और ई नॉट सेल ज्ञात कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर भेजें। क्वेश्चन का नंबर है, नंबर मैं लिख देता हूं, जो आपको डालना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर डालें। एक और ऐसा क्वेश्चन है, आप केवल इसी को कर लीजिए, वही ठीक है। इसके बाद आप गए अब निबंधात्मक क्वेश्चनों पर। बेटा निबंधात्मक क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो कर ही नहीं सकता, पर आपको बता देता हूं क्या करना है। आपकी कॉपी में हो रहे हैं, वही चार्जिंग के दौरान शीशा संचयक सेल की क्रियाविधि का पूरा वर्णन करना है। ये बताया था मैंने, अभी आपको क्वेश्चन समझा दिया था। समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक सेल माना जाता है। तो आप स्टार्ट करना। लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक सेल है। कैसे है आपको पता है, जब लोहे पर जंग लगती है तो वहां पर लोहा धातु एनोड का काम करता है, और समझ गए, जो अम्लीय विलयन है वो कैथोड का काम करता है, तो वहां सेल बन जाएगी। एनोड की अपक्रिया लिख देना, कैथोड की अपक्रिया लिख देना, पूरी सेल लोहे पर रंग वाली क्रियाविधि लिख देना, और लास्ट में लिख देना कि यहाँ पर लोहे धातु एनोड का और यहाँ पर अम्लीय विलयन कैथोड का काम करता है। इस तरह यहाँ पर एक वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया होती है Zn प्लस 2Ag प्लस Zn प्लस 2 प्लस 2Ag। इस गैल्वेनी सेल को दर्शाना है, मतलब इसका सेल आरेख लिखना है आपको। और क्या दर्शाओगे आप, सेल आरेख, सेल का संक्षिप्त रूप ही तो होता है। तो एनोड का काम तो जिंक कर रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण, तो आप ऐसे लिख दोगे Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2, 2 खड़े डंडा, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, ये ले 2Ag प्लस ऑब्लिक Ag। चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, रफ डायग्राम, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, जिंक धातु की छड़, Zn प्लस 2 आयनों वाला विलयन, Ag धातु की छड़, Ag प्लस 2 आयनों वाला विलयन, लवण सेतु, और जोड़ देना, ये लो हो गया। दर्शा दिया दोनों तरह से, डायग्राम से भी सेल आरेख से भी। इसको 2 को रहने दो, लिखो तो लिख दो 2Ag प्लस 2Ag। ये एनोड का, ये कैथोड का, और ये बीच में हो गया, हो गया। ये कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, इलेक्ट्रोड ऋणावेशित कौन सा होता है, एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड लिख देना। एनोड ऋणावेशित होता है और एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से है, इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। सेल में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन है, ये लिखना। इलेक्ट्रॉन भी और आयन भी है, इसमें आयन होते हैं, तो अंदर विद्युत धारा आयनों के कारण बहती है। तो इसमें लिख देना विद्युत के वाहक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में आयन दोनों हैं।
प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, मतलब एनोड की और कैथोड की। एनोड की लिख देना Zn से Zn+2 बनना, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की लिख देना Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag। एनोड और कैथोड की अभिक्रिया आप लिख सकते हो, सेल आरेख दे रखा है ना, तो सेल अभिक्रिया लिख देना। तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है दोस्तों। बड़ा लंबा 18 वीडियो लगी इस चैप्टर को समाप्त करने में, बहुत बड़ा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर आपका छोटा है। पहला चैप्टर आपके मात्र 6 वीडियो में हो गया था, दूसरा चैप्टर आपकी 10 वीडियो में, ये 18 वीडियो लगी थी इसको, 18 वीडियो पर कैसे ना कैसे हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।